हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मेरा नाम है विकास और हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के 12 मंथ की सीरीज। जी हाँ, एसएससी एमटीएस की आपकी भर्ती आ गई है और टोटल 1075 भर्ती है, जिसमें से आपको एक पोस्ट चाहिए। और उस पोस्ट के लिए देखिए, आपको समसामयिकी यानी करंट अफेयर के कम से कम एक साल के क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं आरंभ बैच, जिस आरंभ बैच में आपको सितंबर माह से जुलाई माह तक के हर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जी हाँ, ये टॉप जो 100 क्वेश्चन है, यही आपके सपनों को साकार करने के लिए काफी है। और इसके साथ में और भी क्लासेस चलाई जा रही है। आप एसएससी एमटीएस के लिए कॉस्मो अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे जो आरंभ बैच है उसको ज्वाइन कीजिए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है या फिर एक कमेंट पिन किया हुआ रहता है, उस कमेंट में जाना है और वहां पे जो टेलीग्राम का लिंक है उस लिंक को आपको ज्वाइन करना है। यहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितनी नोटिफिकेशन है, वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखिए, सितंबर माह के अपन 50 जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो डिस्कस कर चुके थे। और आज अपन लास्ट के जो 50 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं चाहता हूं कि एक साथ आप किसी भी चीज को बर्डन लेके ना पढ़े। उससे क्या होता है, अगर आप बर्डन लेके पढ़ोगे तो जो 100 क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन बेसिस पे दे रहा हूं वो भी आपके सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैंने एक माह के जो करंट अफेयर है उसको 50-50 क्वेश्चन में दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट अपन कर चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये दूसरा पार्ट है जो आप देखने जा रहे हैं। और यहां से अपन स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर। देखिए, टॉप 100 क्वेश्चन है। अब होगा सुपड़ा साफ, बिल्कुल जो मंथली करंट अफेयर है उसका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ किया जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से। और विथ स्टैटिक जीके, किसके साथ में? विथ स्टैटिक जीके, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसके साथ में उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होगा वो आपको कवर करवाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है और हमसे जुड़े रहना है। ये मैं हूं और मैं खुद सिलेक्टेड हूं। इन्हीं जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चन बेसिस पे, और जहां से मैंने करंट अफेयर की तैयारी की है वो वहीं से ये सोर्स है जहां से करंट अफेयर उठाया गया है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां से आपको करंट अफेयर के डायरेक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आप इंतजार कीजिए आपके एग्जाम का, और एग्जाम जब तक हो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज अपना पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? हाल ही में मंजूरी दी गई पीएम ई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। क्या होता है ई का मतलब? इलेक्ट्रिक, है ना? ठीक है। ई ड्राइव, ड्राइव का मतलब है कि ये क्या है? ये वाहन से संबंधित है, ये सड़क और परिवहन से संबंधित है। ठीक है। अब ऑप्शंस पे देखते हैं। यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक योजना है। यह योजना केवल 2 पहिया वाहनों के लिए शुरू की गई है, या इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। 3 ऑप्शन है आपके पास में, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो अब चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। देखिए, यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक योजना है। नहीं भैया, यहीं पे लोग गच्चा खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पीएम ई ड्राइव योजना मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित ये योजना है और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लॉन्च की गई है। ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ना कि ये पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई योजना है। यहां पे ये आपका गलत हो सकता है ये क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये जो योजना है ये लॉन्च की गई है। और यह योजना केवल 2 पहिया वाहनों के लिए नहीं भैया। इलेक्ट्रिक क्या 2 पहिया वाहन नहीं आते हैं? नहीं, 4 पहिया वाहन, मतलब सभी वाहनों के लिए। ये भी लिख लेना आप यहाँ पे, सभी वाहनों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ग्रीन हाउस जो गैसेज है उनको कम करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए, और जो पेट्रोल डीजल के वाहन है उनको कहीं ना कहीं सीमित करने के लिए जो पीएम ई ड्राइव योजना है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सभी वाहनों के लिए लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है, तो इसका आंसर होगा केवल 3। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। और ये मैं बता दूं आपको, ये जो योजना है ये 10,900 करोड़ की योजना है। कितने की? 10,900 करोड़ की ये योजना है। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं ये भी सब्सिडी योजना है। मतलब अगर आप
क्या करते हो, इस योजना के तहत अगर आप कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हो तो उसमें आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। और ये टोटल जो योजना है ये 10,900 करोड़ रुपए की योजना है। इतना ही इस योजना के बारे में आपको पढ़ना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, जो कि क्या है, दो पहिया वाहनों नहीं, चार सभी वाहनों के लिए लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 10,900 करोड़ की योजना है और ये सब्सिडी योजना है। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यहां पे आया है, राजमार्ग मंत्रालय। तो इसके जो मंत्री कौन है वो है भैया नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी, जिनके वीडियोज आप देखते रहते हो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ठीक है, इसके वीडियोज आप देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, VLSRSAM का हाल ही में परीक्षण किया गया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए इसलिए लेके आता हूं कि एक ही क्वेश्चन में आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखूं और आपको समझाऊं, उससे अच्छा है कि मैं आपको उसको क्वेश्चन बेस में दूं। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और हाई लेवल एग्जाम, जैसे आप यूपीएससी दे रहे हो, आरएस दे रहे हो, सब इंस्पेक्टर दे रहे हो, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को उस लेवल के करंट अफेयर कहां से पढ़ने हैं। ये सारे करंट अफेयर आपको यहां पे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। VLSRSAM मिसाइल को इजराइल के सहयोग से भारत में विकसित किया गया है। यह परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया है। देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल 3 आंसर सही है। इसका मतलब है कि यह चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया है। और ये परीक्षण रेंज कहां पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो परीक्षण रेंज है ये है ओडिशा के तट पर, मतलब ओडिशा में ये परीक्षण रेंज है। ठीक है, कौन सी, चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज। अब आते हैं, यह वर्टिकल शॉर्ट रेंज हवा से हवा में मार करने वाली है। नहीं भैया, यह है सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में, मतलब सरफेस टू एयर में मार करने वाली ये क्या है, ये मिसाइल है। और ये इसको क्या इजराइल के सहयोग से बनाया गया है? नहीं भैया, इसको भारत के डीआरडीओ के द्वारा, किसके द्वारा, भारत के डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इजराइल का इसमें कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं लिया गया है। अब डीआरडीओ के बारे में देखते हैं। देखिए, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में डीआरडीओ की स्थापना करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में वो है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। और डीआरडीओ के वर्तमान में जो चीफ हैं उनका नाम है समीर वी कामत। क्या नाम है भैया, समीर वी कामत। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये स्ट्रेटेजिक है, ये आपको याद रखना है। हाँ, ओडिशा में क्या है, चांदीपुर परीक्षण रेंज पर, चांदीपुर टेस्ट रेंज है जो कहां पे है, स्थित है, ओडिशा में स्थित है। VLSRSAM जो मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये बस, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये यहां पे जो मैंने लिखा है सतह से हवा में, मतलब सरफेस टू एयर यहां पे है। और हवा में कोई अगर अपन को कोई दिख रहा है, कोई मिसाइल दिख रही है या किसी प्रकार का हेलीकॉप्टर दिख रहा है जो अपने लिए खतरा है, उसको मार गिराने में ये सहायक है। ठीक है, परीक्षण रेंज आपको ध्यान रखना है, ओडिशा के चांदीपुर जो टेस्ट रेंज है वहां पे इसका विकास परीक्षण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, अपन ने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हाल ही में लाइट टैंक के प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षणों का सफलतापूर्वक संचालन किया था। इस टैंक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन के पूछा जा सकता है। इसका नाम है भैया जोरावर। जोरावर क्या है, ये एक प्रकार का टैंक है। क्या है, एक प्रकार का टैंक है। और मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। इसका वजन कितना है, 25 टन इसका वजन है और 740 हॉर्स पावर। कितना, 740 हॉर्स पावर का ये टैंक है। और इसमें 125 mm, सॉरी 105 mm, कितना, 105 mm कैलिबर की इसमें क्या लग सकती है, इसमें जो मैगजीन लगती है। मतलब इसका मतलब है कि इस टैंक में एक बंदूक लगाई गई है जिसमें 105 मिमी की जो कैलिबर है वो इसमें लगाई जाती है। टोटल इसमें 25 टन वजन है और 740 हॉर्स पावर का ये टैंक है। और ये इतना खतरनाक टैंक है कि अगर इसको आप सुरंग में भी डाल दोगे, वहां से भी उसको भी तोड़ के ये बाहर निकल के आ जाएगा। अगर ये किसी गड्ढे में गिर जाता है तो गड्ढे जमीन को उखाड़ के ये जो टैंक है ये बाहर आ जाता है। और ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया इतना खतरनाक टैंक है। 740 हॉर्स पावर, बहुत ज्यादा जो पावर जनरेट करता है वो है ये। और ये प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षणों का सफलतापूर्वक परीक्षण अपन ने कर लिया है। किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। डीआरडीओ
1958 ध्यान रखना है भैया। न्यू दिल्ली ध्यान रखना है भैया। समीर वी कामत, कौन? समीर वी कामत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टैंक का नाम आपको ध्यान रखना है, जोरावर टैंक का नाम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अपना आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को कंपनी अधिनियम के तहत हाल ही में लोक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है? इस क्वेश्चन को काट दो, ये यहाँ पे इसका गलत क्वेश्चन बनाया गया है। अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, अल्बर्टो फुजीमोरी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति थे जो 16 साल जेल में बिताने के बाद अभी इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये देखिए यहाँ पे जो तानाशाह होते हैं, कौन? जो तानाशाह होते हैं उनका यही हाल होता है। जो जनता पर कठोर शासन करते हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, उनके प्रतिनिधित्व है, लेकिन उन्हीं पे उस पद पे जाके बैठ के क्या करते हैं, उन पे जनता पे कठोर शासन करते हैं। एक ना एक दिन उनका अंत जरूर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। गलत काम का अंत निश्चित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज नहीं तो कल अगर आप गलत काम कर रहे हो किसके साथ में, तो आपका अंत जल्दी ही आने वाला है। जो इनका अंत हुआ था, देखिए अल्बर्टो फुजीमोरी। अल्बर्टो फुजीमोरी क्या थे? ये पेरू के राष्ट्रपति थे जो कठोर शासन के लिए, किसके लिए? पेरू के कठोर शासन के लिए इनको जेल में डाला गया था। कब तक? 16 साल इनको जेल में रखा गया है और हाल ही में इनका निधन हुआ है 86 साल की उम्र में। 86 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। तो इसका मतलब है, इसमें ये क्वेश्चन डालने का मेरा मेन मोटो ये था आपको बताना कि कठोर शासन करना, किसी के साथ कठोर व्यवहार करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, अपनी वजह से किसी को दुख पहुंचाना, ये सब चीजें निंदनीय है, ये सब चीजें गलत है। आज नहीं तो कल इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए अपन देखते हैं मेक्सिको। मेक्सिको की राजधानी क्या है भैया? मेक्सिको सिटी। ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। पेरू की राजधानी अपन देखते हैं, पेरू की राजधानी है लीमा, क्या है? और वियतनाम की राजधानी अपन देखते हैं हनोई। वियतनाम की राजधानी आपको क्या देखने को मिलती है? हनोई। दक्षिण कोरिया की राजधानी अपन देखते हैं तो ये है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है भैया? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, मतदाताओं को न्यायिक संस्थाओं के न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ सीखने लायक क्वेश्चन है। मतदाताओं को न्यायिक संस्थाओं के न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए दुनिया का पहला देश कौन सा है जो कि चुनाव को अनुमति देता है? समझे आप? कुछ अपन चूज करते हैं नेता को, अपने प्रतिनिधित्व को, लेकिन जो मेक्सिको है, मेक्सिको में क्या किया गया है, आपको अबर आपके जो न्यायाधीश हैं, जो न्यायिक संस्थाएं होती है, उनका भी चीफ आप उन चूज कर सकते हो। मतलब आप नहीं ना, मैं कर सकता हूं। जो मेक्सिको में रहने वाले लोग हैं, कहां पे? मेक्सिको में रहने वाले जो लोग हैं उनको ये अनुमति दे दी गई है कि मतदाताओं को न्यायिक संस्थाओं के न्यायाधीशों का चुनाव, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला देश कौन सा है? तो वो है भैया मेक्सिको। अपन ने इसकी जो राजधानी है वो पढ़ चुके हैं अपन, इसकी राजधानी है मेक्सिको सिटी। ठीक है, आगे देखते हैं स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, और न्यूजीलैंड की राजधानी है विलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है भैया? विलिंगटन। और न्यूजीलैंड को जो लोग हैं उन्हीं को कीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उन्हीं को कीवी कहा जाता है। और आत्महत्या को, ये आपको लिख लेना है, आत्महत्या को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? वो न्यूजीलैंड ही है, मंजूरी देने वाला पहला देश। कौन सा? मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी है विलिंगटन। और यहाँ के जो लोग हैं उनको अपन कीवी के नाम से जानते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और मेक्सिको में न्यायाधीशों का चुनाव करने का जो अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? वो बन गया है मेक्सिको, जिसकी राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 12 सितंबर 2024 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक करने वाले 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम क्या है? यहां से इसके आगे भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भारत के जो शुभांशु शुक्ला है, भारत के शुभांशु, नाम याद रखना है भैया, बहुत बार एग्जाम में पूछने वाला नाम है शुभांशु शुक्ला।
ये भारत के ग्रुप कैप्टन थे आपके आर्मी में, और ये अभी स्पेस में जाके आईएसएस में जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके वर्तमान में वापस धरती पे ये लौट चुके हैं, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ये लौट चुके हैं। और इनके पापा मम्मी का और इनका खुद का वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो आप देख चुके होंगे। तो शुभांशु शुक्ला आपको नाम याद रखना है, सिर्फ शुभांशु शुक्ला का नाम ही आपका एक क्वेश्चन सही कराने वाला है। आइए वापस क्वेश्चन पे। 12 सितंबर 2024 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक करने वाले 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम क्या है? नाम पहले यहां पे देख लीजिए। जेरेड इकासमैन, जो कि क्या है ये भैया, ये अमीर हैं, बिलियनियर्स हैं ये, बस इतना ही ध्यान रखना है। और सारा गिलिस, ये स्पेस एक्स की कोई अधिकारी है, तो इसका मतलब है 1 और 3। ठीक है, क्या है ये 1 और 3। अब इस पे अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए पहला प्राइवेट स्पेस वॉक, तो ये मिशन कौन सा था? ये स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है भैया? पागल सुल्तान एलन मस्क की। किसकी? एलन मस्क की ये कंपनी है। और एलन मस्क की ही कंपनी कौन सी है? टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है, जो कि भारत में पहली टेस्ला कंपनी आ चुकी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मिशन था, ये था पोलारिस डॉन मिशन। ये पोलारिस डॉन मिशन, ये डॉन मिशन आपको ध्यान रखना है। ये मिशन कौन से मिशन के तहत, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया कि कौन से मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्री जो प्राइवेट स्पेस वॉक करने वाले हैं, वो कौन सा मिशन था? पोलारिस डॉन मिशन। जो ये 4 लोग गए थे, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे टोटल 4 लोग गए थे। तो 2 तो क्या है, 2 ने तो स्पेस वॉक की, और जो 2 थे वो जो ड्रैगन कैप्सूल था, जहां पे ये 4 लोग बैठ के अंतरिक्ष में गए थे, उनमें बैठ के इनकी निगरानी कर रहे थे, मतलब उनका पूरी साख संभालती वो 2 लोग। ये जो स्पेस में जब उतरे ये, तो इनका संभाल रहे थे, इनका मैनेजमेंट वो देख रहे थे। ठीक है, मिशन आपको याद रखना है पोलारिस डॉन मिशन। और शुभांशु शुक्ला का जो नाम है, ये आपके कई क्वेश्चन से ही करवाने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा, शुभांशु शुक्ला। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह 5 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल करते हैं, आइए विचार। यह भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। बिल्कुल था, सही है। यह राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया था। नहीं भैया, सारे जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जरूरी नहीं है राजस्थान के थार में ही आयोजित किए जाएंगे। ज्यादातर लोग क्या है, इसको सही मानते हैं, क्योंकि जोधपुर जैसलमेर में ही जो सैन्य अभ्यास किए जाते हैं भारत के किसी अन्य देश के साथ में, वो ज्यादातर यहीं पे किए जाते हैं। लेकिन इसका जो अभ्यास था, वो किया गया था भूमध्य सागर में। कहां पे किया गया था भैया इसका अभ्यास? भूमध्य सागर में किया गया था। तो इसका मतलब है अपना जो पहला ऑप्शन है, वही अपने लिए सही होने वाला है। अब अल नजह 5 के बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए भारत और ओमान, भारत और ओमान के बीच में होने वाला है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और ओमान की राजधानी अपन देखते हैं, ओमान की राजधानी है मस्कट। क्या है ओमान की राजधानी? मस्कट है। और ये भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया था, भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना आगे वाला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली, नाम याद रखना भैया, दूसरी सबसे बड़ी, पहली भी डिस्कस करेंगे, मदुरई से में मिली है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? देखिए ग्रासवेल नहीं, सदर्न बर्डिंग, गोल्डन बर्डिंग और पिंक ज्वेल नहीं भैया, इसका आंसर होगा आपको सदर्न बर्डिंग। कौन सी? सदर्न बर्डिंग या सहयाद्री, सहयाद्री तितली, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये जो तितली है, ये है कर्नाटक की राज्य तितली भी इसको कहा जाता है। इस क्वेश्चन में जो मैं ये चीज लिख रहा हूं, कर्नाटक की राज्य तितली, कर्नाटक की राज्य तितली भी इसको कहा जाता है। देखिए दुनिया की, कब की? हाल ही में भारत की, दुनिया की नहीं, भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है? सदर्न बर्डिंग, जो कि सहयाद्री तितली के नाम से जाना जाता है। और सदर्न का मतलब होता है सहयाद्री। जो तितली है वो पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी घाट को ही सहयाद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो कि दक्षिण भारत में है। कहां पे है भैया? ये दक्षिण भारत में। पश्चिमी घाट नाम है, लेकिन दक्षिण भारत में ये स्थित है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा भारत का मैप बना के समझाता हूं। ये भारत का मैप है, और यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। तो ये जो नीचे का एरिया है, दक्षिण का जो एरिया है, ये हम इसको थोड़ा सा रेड करता हूं। ठीक है, आप इसको देख पाओगे। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, मैं इसको डार्क करता हूं थोड़ा सा, इसी को
सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये पश्चिमी घाट, भारत का ये पश्चिम हो गया, तो इसको अपन पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और ये जो तितली है, कौन सी? सह्याद्री तितली, जो कि मदुरई में देखने को मिली है। और ये कर्नाटक की राज्य तितली भी इसको कहा जाता है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली है। तो अब आज देखते हैं कि पहली तितली कौन सी है। इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। देखिए, जो पहली तितली है वो है गोल्डन वर्ड विंग। कौन सी? गोल्डन वर्ड विंग जो है ये आपकी पहली तितली है। और ये उत्तराखंड में पाई जाती है। कहां पे? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में ये पाई जाती है। नाम याद रखना, गोल्डन वर्ड विंग। और दूसरी सबसे बड़ी तितली कौन सी है? वो है सदर्न वर्ड विंग, जिसको सह्याद्री तितली के नाम से भी जानते हैं। और ये कर्नाटक की राज्य तितली भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए, पोर्ट ब्लेयर ये औपनिवेशिक काल का नाम है, ये ध्यान रखना है। और उसी को हटाने के लिए, जो उपनिवेशवाद था भारत में, जो ब्रिटिशर्स का राज था, उसको कम करने के लिए, उसका इफेक्ट, जो नई जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन में उसका इफेक्ट कम करने के लिए इसका नाम चेंज किया गया है। अब क्या नाम चेंज किया गया है वो अपन देखते हैं। इसका नाम किया गया है श्री विजयपुरम। ध्यान रखना है आपको, जो पोर्ट ब्लेयर था उसका नाम अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये ऐसे क्वेश्चन भैया बहुत बार पूछे जाते हैं। नाम चेंज करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर जिसका नाम विजयपुरम कर दिया गया है। अब अंडमान निकोबार के बारे में अपन देखते हैं। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब इसमें टोटल पूछा जाता है कि इसमें टोटल कितने द्वीप समूह है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, टोटल 572 द्वीप समूह है जो अपन देखने जा सकते हैं। ये पर्यटक स्थल है, घूमने यहां पे जा सकते हैं। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा द्वीप समूह है? तो वो है मिडिल अंडमान। ये भी आपको ध्यान रखना है, मिडिल अंडमान। अब देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मान लीजिए ये उत्तरी अंडमान है। कौन सा है भैया? ये उत्तरी अंडमान। यहां पे है, ये ऐसा कोई अपन बना देते हैं। यहां पे है दक्षिणी अंडमान। अब इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में एक रेखा डिसाइड की गई है, एक चैनल डिसाइड की गई है, एक रेखा डिसाइड की गई है। उस रेखा का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर यहां तक वीडियो आपने देखा है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन किया है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करने वाली जो चैनल है, जो एक डिग्री में डिसाइड की गई है, जो एक प्रकार की रेखा है, जो इनकी क्या करती है, इनकी सीमा निर्धारित करती है, तो उसको आपको बताना है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो थी श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ओशन 2024 ड्रिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रूस द्वारा आयोजित एक नौसैन्य अभ्यास था। बिल्कुल सही है। यह ड्रिल एक से अधिक महासागरों में आयोजित की गई थी। देखिए, एक से अधिक कैसे? ये पहले तो हो गया प्रशांत महासागर। ठीक है, कहां कहां आयोजित की गई थी ये आप देख लीजिए। प्रशांत महासागर, कैस्पियन महासागर, ठीक है, भूमध्य महासागर, भूमध्य महासागर, और बाकी जो छोटे छोटे महासागर है, टोटल 10 महासागरों में इसका आयोजन किया गया था। तो ये दोनों सही है। इसका आंसर होगा 1 और 3। नहीं भैया, 1 और 2, 3 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, 1 और 2 इसका आंसर होगा। ओशन 2024 ये रूस के द्वारा आयोजित की गई एक प्रकार का नौसैन्य अभ्यास था। रूस के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स अपन ले लेते हैं। देखिए, रशिया अभी बहुत बड़े वार में फंसा हुआ है। रशिया किसकी राजधानी है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है भैया? मॉस्को। और ये मोस्कोवा नदी, कौन सी नदी? मोस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। देखिए, रूस यूएसएसआर का सबसे बड़ा क्या है? देश है। यूएसएसआर में टोटल देश कितने थे? पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, आपके नोट्स बनाते जाइए। ये जो नोट्स हैं जो मैं लिखा रहा हूं, ये थोड़े थोड़े करते ही एक दिन आपके पास में इतना बड़ा बंडल हो जाएगा स्टैटिक जीके का कि आपको इसके अलावा और कहीं पढ़ने की नीड हो ही नहीं गी। ठीक है,
आइए वापस से यहाँ पे यूएसएसआर में 15 देश थे और यूएसएसआर का विभाजन कब हुआ? 1991 में यूएसएसआर का विभाजन हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा देश कौन था? रूस। और वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। 3 से 4 साल होने को आए, अभी तक भी इनका जो युद्ध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अध्यक्ष बाद में देखेंगे, पहले संसदीय राजभाषा समिति के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। संसदीय राजभाषा समिति, आप देखिए संसदीय राजभाषा अधिनियम, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है संसदीय राजभाषा अधिनियम, अधिनियम कब पारित किया गया था? अधिनियम पारित किया गया था 1963 में, यह इंपॉर्टेंट है। और इस अधिनियम के द्वारा ही इस समिति का गठन किया गया था। और समिति कब बनाई गई थी भैया? 1976 में। कब? 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का निर्माण किया गया था। संसदीय राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था और इस 63 के माध्यम से इस समिति का गठन 1976 में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। कौन होते हैं भैया? केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इनको समय समय पर वापस से इनका चूज किया जाता है। तो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह, जो कि चाणक्य भी कहा जाता है इनको। ये चाणक्य नीति लगाते रहते हैं और बहुत डेंजर है आदमी है ये। ठीक है, इनके चंगुल में जो फंस गया वो गया काम से, ये आप ध्यान रखोगे। देखिए संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? केंद्रीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, श्री अमित शाह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और संसदीय राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था और इसकी समिति का जो निर्माण है वो 1976 में समिति का निर्माण किया गया था। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल सदस्य होते हैं भैया 30। कितने? इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिनको डिवाइड किया गया है कैसे? 20 सदस्य होंगे इसमें लोकसभा से, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य होते हैं भैया राज्यसभा से। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा सदस्य और 10 राज्यसभा सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं भारत में किस जगह पहली बार अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की आम सभा आयोजित की गई है? आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में। और ये जो भारत मंडपम, ठीक है, ये नाम आपने काफी सुना होगा। भारत मंडपम 11 से 13 सितंबर 2 दिन का ये भारत मंडपम आयोजित किया गया था, जिसमें पहली बार अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जो है, जो समितियां हैं, उसका क्या किया गया है? यहाँ पे आम सभा आयोजित की गई है। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का निर्माण किस लिए किया गया है? ये 1 अरब से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किए हुए हैं, जो भी सहकारी समितियां हैं उनको एक साथ में जोड़ के रखने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय सहकारी समिति गठन है उसका निर्माण किया गया था, जिसकी सभा का आयोजन, आम सभा का आयोजन वर्तमान में दिल्ली में किया गया था। आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने सितंबर 2024 में असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए संयुक्त अरब अमीरात, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये जो पुरस्कार है फ्लोरेंस, नेशनल फ्लोरेंस पुरस्कार, राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार 2024, ये जो पुरस्कार है इसको किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल भी कहा जाता है। इसको लिख लेना, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं थोड़ा सा। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल, चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार क्या कहा जाता है इसको भैया? चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आइए इधर देखते हैं, देश के कुल 15 शिक्षकों को, अरे नहीं भैया, चिकित्सा के क्षेत्र का है तो 15 शिक्षकों को नहीं, 15 नर्सों को। किसको? 15 नर्सों को यह पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार दिया जाता है नर्सिंग क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? नर्सिंग क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा तो प्रदान किए गए हैं, बिल्कुल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ इसके साथ में एक प्रशस्ति पत्र
प्रशस्ति पत्र भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा अपने पास में 2 और 3। ठीक है, टोटल 15 लोगों को 2024 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाता है और चिकित्सा क्षेत्र का इसको नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और इसको 2024 में टोटल 15 नर्सों को, इसको टोटल 15 नर्सों को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना क्वेश्चन, दूसरा अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन कहां किया गया था? तो यह किया गया था यूएई में। कहां पे किया गया था भैया? संयुक्त अरब अमीरात में जो पहला हाइड्रोजन सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था। और दूसरा किया गया था नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। अभी मैंने आपको बताया है, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था, जो कि भारत मंडपम 11 से 13 सितंबर तक आयोजन किया गया था। ठीक है, मुंबई, इंदौर, जयपुर में नहीं किया गया। दूसरा अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का आयोजन करने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ग्रीन हाउसेज गैसेज है, जो कार्बन उत्सर्जन है, उसको कम करना और हर देश में एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के संदर्भ में आयोजित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुबई में आयोजित की गई थी। इसने एक संयुक्त कार्य योजना 2024-28 को अपनाया है। बिल्कुल सही आंसर है, केवल 1 और 2 ये आपको आंसर करना है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद, भारत और खाड़ी देश, भारत और जो खाड़ी देश हैं उसमें यह क्या किया गया है? जो विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है उसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया था। और इसमें देखिए मेन उद्देश्य क्या था इसका? भारत और भारत के जो पड़ोसी जो खाड़ी देश हैं उनमें चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं देना, वहां के व्यापार को बढ़ाना, वहां के जो किसी देश में अगर रिसोर्सेज कम है तो उस रिसोर्सेज का उनको उपलब्ध कराना, ताकि वो अपना विकास प्रॉपर तरीके से कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में गए संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। आइए करते हैं विचार। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही आंसर है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थियों को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया? 70 वर्ष से अधिक के लोगों को, चाहे वो चाहे वो केंद्रीय किसी कर्मचारी से रिटायर हो, चाहे राज्य कर्मचारी से रिटायर्ड हो, बिल्कुल मिलेगा इसको। और इसमें अब आप 5 लाख तक का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 लाख तक का मुफ्त में मतलब फ्री में इलाज करा सकते हो। कितना? 5 लाख तक का। अगर आपकी कोई बीमारी है जिसमें आपका 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 2018 में भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी, और वर्तमान में इसका 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में है पोलारिस डॉन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपन विचार कर चुके हैं पोलारिस डॉन मिशन, जो कि स्पेस एक्स कंपनी का है, और एक कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि नासा का है अमेरिका में, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही बात है भैया। इस मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री पहली बार किसी कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट से स्पेस वॉक करेंगे। बिल्कुल करेंगे। यह वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला पहला मिशन होगा। बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, जैसे अंतरिक्ष में आपने देखा होगा एक प्रकार की उल्कापिंडों की मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है। एस्ट्रॉयड बेल्ट एक कई किलोमीटर लंबी बेल्ट होती है। जो एस्ट्रॉयड हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। वैसे ही वैन एलन रेडिएशन बेल्ट भी है, जिसमें जाने वाला यह पहला कौन सा मिशन है? पोलारिस डॉन मिशन। स्पेस एक्स कंपनी का यह मिशन है, और अमेरिका की जो कैनेडी स्पेस सेंटर है नासा का, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, आइए तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना 69 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पोलारिस डॉन मिशन अपन देख चुके हैं। आइए देखते हैं, एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, वासुदेव भास्करन नहीं होंगे, पीटी उषा नहीं है, रणधीर
सिंह। और कब से कब तक इनको नामित किया गया है? देखिए 2024 से 2028 तक। कब तक? 2024 से 2028 तक इनको नामित किया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद के, एशिया की जो ओलंपिक समिति है, जो परिषद है, उसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए एशिया है तो भारत एशिया में लगभग सबसे बड़ा माना जाता है। चीन के बाद में दूसरा अगर देश माना जाए तो भारत है। और भारत के जो रणधीर सिंह है, इन्हीं को एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और पहली बार ये चुना गया है तो इसलिए ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं आगे। आगे है भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? पहली है तो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा है वो निर्मित की गई है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण, ये जो सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर आप जानते होंगे, सेमीकंडक्टर आप सबने देखे हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में जो लगाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर जो क्या बोलते हैं, भारत का है जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण जो फैक्ट्रियां हैं, जो सुविधा है, वो ओडिशा में लगाई गई है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मिशेल बार्नियर को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मिशेल बार्नियर, इनको आपको ध्यान रखना है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, फ्रांस के नए पीएम बनाए गए हैं। और पुराने कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। कौन थे भैया? इमैनुअल मैक्रोन को रिप्लेस करके इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में ही 2024 में पैरालंपिक जो खेल है वो आयोजित किए गए थे। और एफिल टावर, कौन सा टावर? एफिल टावर भी कहाँ स्थित है? एफिल टावर भी पेरिस में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इंपोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र नामक अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में निर्मित किया गया है? अरब जगत का है तो संयुक्त अरब अमीरात में ये निर्मित किया गया है। इसमें कौन सी चीज लगाई गई है? AP1400 रिएक्टर इसमें यूज किए गए हैं। AP1400 जो रिएक्टर्स हैं वो यूज किए गए हैं। बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र नामक अरब जगत का ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में इसको लगाया गया है। और ये ध्यान रखना है AP1400 जो रिएक्टर्स हैं वो इसमें यूज किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बेपी कोलंबो मिशन के संदर्भ में, बेपी कोलंबो मिशन इंपॉर्टेंट है भैया। बेपी कोलंबो मिशन अभी क्यों चर्चा में? अब आप बोलोगे सर ये तो 2018 में लॉन्च किया गया था। कब? 2018 में ये लॉन्च किया गया था। अभी क्यों चर्चा में है ये भी अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए बेपी कोलंबो मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं अपन। यह बुध ग्रह का मिशन है, बिल्कुल सही आंसर है। बेपी कोलंबो जो मिशन है ये बुध ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था। और वर्तमान में चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और ये 2025 में ये बुध ग्रह की कक्षा में मतलब जाने वाला है, बुध ग्रह की कक्षा में घुसने वाला है। उसका परीक्षण करने के लिए, बुध ग्रह का जो वातावरण है उसको टेस्ट करने के लिए ये बुध ग्रह की जो कक्षा है उसमें प्रवेश करने वाला है। इसलिए वर्तमान में ये क्या है, थोड़ा सा चर्चा में है। इसे नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? नहीं भैया, इसे नासा और जापान की कंपनी ने। कौन सी? जापान की कंपनी, जो कि स्पेस एजेंसी कौन सी है जापान की? उसको अपन जाक्सा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा और नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह बुध ग्रह के लिए मिशन है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और 2025 में यह बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। नाम आपको ध्यान रखना है, बेपी कोलंबो मिशन, जो कि बुध ग्रह का मिशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रेणी 1 शहरों में किन शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये आने वाला क्वेश्चन है। ये जो पिछले 3-4 क्वेश्चन है ये सारे आने वाले ही क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। श्रेणी 1 शहर, श्रेणी 1 शहर, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है उसको श्रेणी 1 शहरों में शामिल किया जाता है। ये क्लियर होना आपका जरूरी है। अब देखते हैं, गुलबर्गा नहीं, सूरत, वडोदरा, विशाखापट्टनम नहीं, सूरत गुजरात का, जबलपुर मध्य प्रदेश का और आगरा यूपी का। सूरत, जबलपुर और आगरा ये 3 शहर है जिनको श्रेणी 1 शहरों के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान
किए गए हैं, क्योंकि ये जो पीछे के साल हैं तो 2024 का साल है, उसमें वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं वो देखने लायक थे। इन्हीं वजह से इनको वायु स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 शहर कौन कौन से हैं? सूरत, जबलपुर और आगरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन, आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की क्या है? निर्देशित मिसाइल विध्वंसक नहीं है, लैंडिंग शिप टैंक नहीं है, पनडुब्बी रोधी वारक्राफ्ट। ये क्या है? पनडुब्बी रोधी वारक्राफ्ट। समुद्र में भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए, डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए ओडिशा के चांदीपुर से कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड से निर्मित आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहां से इनको लॉन्च किया गया है? तो कोच्चि का जो कोचिन शिपयार्ड है, कोच्चि का कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड से इसको लॉन्च किया गया है। और ये है क्या? पनडुब्बी रोधी वारक्राफ्ट है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से? आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की। ठीक है, कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड से इसको लॉन्च किया गया है। आगे का क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, इसका बस इतना ध्यान रखना आपको, जेनिक सिनर ने जीता है। ये यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, इनकी एक प्रॉपर अलग से आपको वीडियो दे दी जाएगी। ये तो या तो 1-2 दिन में या कुछ दिनों में इसकी वीडियो दे दी जाएगी। कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन से में किसने जीता है, कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, नेट की ऊंचाई क्या होती है, बॉल की जो विड्थ है वो क्या होती है, सब चीजें आपको उस वीडियो में बताई जाएगी। बस आप धैर्य रखिए, सब चीजें आपको करवाई जाएगी। जब आपकी एमटीएस की एग्जाम स्टार्ट होगी, उस एग्जाम से पहले आपके पास में सारा कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल जो कि है कॉस्मो अकेडमी पे आपको सारा जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब कॉस्मो अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, इसके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको से आपको जुड़ना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, क्योंकि जब आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट सब वहां पे आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। पेरिस पैरालंपिक 2024 इंपोर्टेंट आ गया, नींद आने लगी यार। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? शीर्ष 3 देश के बारे में देखने हैं, और भारत की जो स्थिति है वो भी अपन को यहाँ पे देखनी है। आइए देखते हैं। चीन, यूएस, फ्रांस, चीन, यूके, यूएस, चीन, जापान। चीन, देखिए तीनों में चीन है तो, लेकिन चीन, यूके और यूएस, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए चाइना ने टोटल कितने पदक जीते, ये भी आपको ध्यान रखना है। चाइना ने टोटल 220 पदक जीते। उसके बाद में यूके ने जीते थे इसमें टोटल 175 पद। ठीक है, अब इसमें अपन भारत की स्थिति देखते हैं। भारत की स्थिति अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान था 18वां। ठीक है, भारत का स्थान 18वां। टोटल पदक, कुल पदक जीते थे भारत ने 29, जिसमें स्वर्ण पदक कितने थे? 7 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, और पहले पैरालंपिक कौन है जिन्होंने भारत में स्वर्ण पदक जीता था? वो थे हरविंदर सिंह, जो कि भारत के समापन समारोह में ध्वजवाहक भी थे। हरविंदर सिंह जी जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था, नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आगे क्वेश्चन भी इसका डाला गया है, अगर मेरे को याद है, अगर टीम ने डाला हो तो, हरविंदर सिंह। ठीक है, हरविंदर सिंह ये पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। कौन सा? पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और समापन समारोह में, कौन से समारोह में? समापन समारोह में ये क्या थे? ध्वजवाहक भी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो हरविंदर सिंह जी जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था। और भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं, और जिसमें 7 स्वर्ण पदक हैं। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 18वां स्थान है। और ये जो टोक्यो पेरिस पैरालंपिक 2024 है, इसमें देखिए टोटल पदक थे 29, और जो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो पैरालंपिक कब हुआ था? 2020 में, उसमें भारत ने टोटल 19 पदक जीते थे। कितने पदक? 19 पदक जीते थे। तो अब तक का
पैरालंपिक के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एशियन किंग गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? देखिए, जटायु प्रजनन एवं परीक्षण केंद्र, नाम भी आपको ध्यान रखना है, जटायु प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र, एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे किया गया है भैया? गुजरात में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ किया गया है? ये किया गया है कोडरमा, गोरखपुर, सॉरी गुजरात क्या यार, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, सीएम योगी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है इसका? जटायु प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र, जो कि भारत का पहला है। भारत का पहला जो भी होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट ही होता है। और ये एशियन किंग गिद्धों के लिए, गिद्ध आप जानते हो बहुत बड़ा पक्षी होता है, जिसको जटायु भी, रामायण वगैरह में इसको एक तरह से जटायु के रूप में भी नामित किया गया है। तो गिद्ध प्रशिक्षण केंद्र, जटायु प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। पेरिस पैरालंपिक का फिर से क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट है, भारत की स्थिति अपन ने देखी, आइए दोबारा देखते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। भारत ने पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल किया, बिल्कुल अभी मैंने बताया है। भारत ने 7 स्वर्ण सहित कुल 29 पदक जीते, बिल्कुल सही है। हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने, बिल्कुल सही है भैया। तो इसका मतलब है तीनों ऑप्शन आपके सही है। और जो हरविंदर सिंह जी हैं, ये क्या है, भारत के समापन समारोह में, मैंने वहां पे भी बताया था, समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? ये थे आपके हरविंदर सिंह जी। अगर आप चाहो तो मैं पैरालंपिक 2024 का एक अलग से वीडियो बना सकता हूं, कौन क्या था, सब चीजें, भारत की स्थिति वर्तमान में कौन कौन से पोजीशन पे है, सब चीजें उसमें बताई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का 19वां संस्करण था, बिल्कुल सही बात है। यह पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, बिल्कुल, क्योंकि जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे 2020 में, उसने भारत ने टोटल 19 पदक जीते थे, और 10 पदों की उछाल के बाद में टोटल 29 पदकों पर भारत आ चुका है। चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, बिल्कुल रहा भैया, टोटल पद जीते इसने 220, तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है, भारत में टील कार्बन पर पहला अध्ययन कहां आयोजित किया गया है? टील कार्बन का मतलब होता है कि जो आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण करना, और वहां के जो वातावरण है उसको इनहेंस करना, वातावरण को सुधारना ही टील कार्बन पर अध्ययन कहलाता है। मतलब टील कार्बन जो कि जो वातावरण है उसको दूषित करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो आर्द्र भूमियां है, जो आर्द्र भूमि, जो वेटलैंड स्थल है, जो रामसर साइट में गिना जाता है, रामसर कन्वेंशन में इनको इंक्लूड किया जाता है, तो वही है, उसका संरक्षण के लिए टील कार्बन पर पहला अध्ययन कहाँ आयोजन किया गया? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट है भैया, पहला है। भारत में जो भी चीज पहली आती जा रही है लिखते चलना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है, ये केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में स्थित है। सुंदरवन ये है भैया पश्चिम बंगाल में, और सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो भी यहीं पे स्थित है। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी जो कि जामनगर गुजरात में है। कहाँ है? जामनगर गुजरात। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और टील कार्बन पर पहला अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय तीरंदाज हैं हरविंदर सिंह जी, अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहे स्वदेशी निर्मित मानव रहित बम वर्षक विमान की पहली सफल उड़ान ने संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है, डिफेंस करंट अफेयर है। कौन सा है भैया? डिफेंस करंट अफेयर है। अपने अग्नि 4 भी पढ़ा, अपन ने जोरावर टैंक भी पढ़ा, अपन ने VLSLARM एक प्रकार की जो मिसाइल थी हवा से हवा में मार करने वाली, सॉरी सतह से हवा में मार करने वाली, वो भी अपन ने पढ़ा है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला मानव रहित मतलब एक तरह से ये ड्रोन है।
क्या है भैया? ड्रोन है और बम वर्षक विमान है। ये ऊपर हवा में उड़ के नीचे जो है वहां पे एक साथ कई सारे बम डाल के पूरे को विध्वंस कर सकता है, बिल्कुल उसका विनाश कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं मानव रहित बम वर्षक विमान यूएवी की पहली सफल उड़ान थी, उसके बारे में विचार करते हैं। इस बम वर्षक विमान का नाम FWD-200B रखा गया है। बिल्कुल सही है भैया। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। किया गया है? नहीं, हर चीज को डीआरडीओ के द्वारा ही विकसित नहीं किया जाएगा। ये खुद की कंपनी है एफडब्ल्यूडी, खुद एक निजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेडक्वार्टर है भैया बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। और बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अब आपने आज तक सिलिकॉन वैली तो देखा है, लेकिन सिलिकॉन वैली पढ़ा है, इसका मतलब अगर आपको पता है सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है बेंगलोर को, तो उसका आपको आंसर कमेंट में करना है। और अगर नहीं आता है तो इसके बारे में आपको मैं आगे जो वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, केवल एक इसका सही आंसर है, डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हाल ही में संपन्न विषाणु युद्ध अभ्यास वायरस, इंपोर्टेंट, इसको तो स्टार लगा लो, कई स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार पे स्टार लगाए जाओ, डॉट डॉट इस पे लगा देना। आने वाला क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। हाल ही में संपन्न विषाणु युद्ध अभ्यास वायरस युद्ध अभ्यास 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में आयोजित एक मॉक ड्रिल थी। बिल्कुल, ये एक मॉक ड्रिल थी, सही बात है। राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित की गई, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों इसके सही आंसर है। वायरस युद्ध अभ्यास 2024 क्या है? जैसे वर्तमान में आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी महामारी आपके सामने आई थी, जो थी कोरोना वायरस। अगर भविष्य में ऐसी कोई वायरस फैलता है या ऐसी कोई महामारी आती है तो भारत उससे सही तरीके से लड़ सके, भारत उस जो दौर है उसे जीत सके, उसके लिए मॉक ड्रिल्स आयोजित करवाई जा रही है। और पहली मॉक ड्रिल कहां करवाई गई थी? ये करवाई गई थी राजस्थान के अजमेर जिले में, जिसका नाम दिया गया वायरस युद्ध अभ्यास या विषाणु युद्ध अभ्यास 2024। ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत इसका क्या किया गया था? आयोजन करवाया गया था। वापिस से डिफेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है आपने सामने, देखिए। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल और परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तहत आयोजित किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसकी रेंज लगभग 4000 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। और अग्नि 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है भैया? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और ये जो अग्नि मिसाइल की जो सीरीज है उसमें चौथी मिसाइल है। तो इसका मतलब होगा एक और दो, इसमें दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की सिंगापुर यात्रा, छोड़ दो, कोई काम का नहीं है, ये गलत डाला गया है, मैं डिलीट करना इसको भूल गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? सौर महोत्सव न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, इसको सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसकी जो पहली मीटिंग थी वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन करवाया गया था। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, जिससे जो कोल का उत्पादन है, जो कोल की खपत हो रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उसको कम करने के लिए, ये सारी चीजें इनको मेंटेन करने के लिए, सब चीजों को बैलेंस करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसका जो पहला महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, जिसको आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है भैया, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहला महोत्सव था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है? यह गुजरात ने की है, ध्यान रखना है। जल संचय जन भागीदारी, कौन सा जल संचय किया जाएगा? इसमें देखिए वर्षा जल संचय किया जाएगा। कौन सा? वर्षा जल संचय इसमें किया जाएगा। और इसी के लिए जो जल शक्ति मंत्री है, मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जिसका मई 2019 में ये नया मंत्रालय बनाया गया था। और इसके पहले जो मंत्री थे वो थे भैया गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत पहले जल शक्ति मंत्री थे, और अभी तक भी पुनः उनको नियुक्त किया गया है जल शक्ति मंत्री के रूप में, ध्यान रखना।
जल शक्ति मंत्रालय, ये नया मंत्रालय है जो मई 2019 में इसका निर्माण किया गया था, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके पहले मंत्री थे। वर्तमान में भी इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत। और वर्षा जल संचय का अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए, बारिश का पानी जो नेचुरल तरीके से पानी बरस रहा है, अपन को जमीन के अंदर से खोद के पानी निकालने की जरूरत नहीं है। बारिश इतना पानी दे जाती है अपन को कि अपना गुजारा आराम से हो सकता है, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपको संचय खुद को करना पड़ेगा। भगवान या ऊपर जो भी है आपके, वो कोई ये नहीं बोलते कि मैं सारा काम खुद करूंगा। वो आपको रिसोर्सेज देते हैं। बारिश आपके लिए एक वरदान है, वर्षा आपके लिए एक वरदान है। आपको पानी मतलब असीमित पानी आपको दिया जा रहा है, बस उसका यूज करना आपको आना चाहिए। संचय कीजिए, बारिश का टांके बनवाइए, क्या बोलते हैं, अपने घर के अंदर हौज बनवाइए। ये सब चीजें कि इससे क्या कर सकते हो आप, वर्षा का जल संचय कर सकते हो। आप पीना नहीं चाहते मत पीजिए, लेकिन बाकी कपड़े धोना, नहाना, चलो नहाना भी नहीं चाहते छोड़िए, पेड़ पौधों को पानी देना, अपनी जमीन में सिंचाई करना, ये सब वर्षा के पानी से आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विजियो नेक्स्ट किसके पूर्वानुमान के लिए भारत की प्रथम पहल है? ये देखिए फैशन फैक्ट्री। ये ध्यान रखना है आपको, विजियो नेक्स्ट, ये जो फैशन करने वाले लोग हैं उनके लिए ये पूर्वानुमान के लिए भारत की प्रथम पहल है। मतलब भारत की जो फैशन संस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए, विश्व भर में भारत की जो सांस्कृतिक फैशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसके उपचार के लिए नई बी पाल्म पद्धति को मंजूरी दी है? ये इंपॉर्टेंट है भैया, नई बी पाल्म पद्धति मतलब जो 6 महीने तक, 6 माह के अंदर अंदर, कौन से 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपको टीबी है, तपेदिक है, तो उसका इलाज आप बी पाल्म पद्धति के तहत उसका इलाज करवा सकते हो। ध्यान रखना है, बी पाल्म पद्धति टीबी के लिए इसको आयोजित करवाया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में टाइफून शानशान ने भारी कहर बरसाया है? टाइफून शानशान, ध्यान रखना है, नाम आपको ध्यान रखना है, टाइफून शानशान। ठीक है, कहां आया था? जापान में ये टाइफून शानशान आया था। जापान की राजधानी टोक्यो। क्या है जापान की राजधानी? टोक्यो। ये आपको ध्यान रखना है। टाइफून शानशान जापान में आया था। आगे बढ़ते हैं। 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले हैयाओ मियाजाकी। हयाओ मियाजाकी कहाँ के थे और ये कौन है? ये देखिए जापान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? जापान के रहने वाले हैं, और ये फिल्म निर्देशक हैं। कौन सी? फिल्म निर्देशक हैं। और वर्तमान में एक नया ट्रेंड चल रहा है, सबने देखा होगा, अपनी बाबू सोना के साथ में, अपनी बीवी के साथ में क्या कर रहे हो, एक फोटो कैप्चर कर रहे हो, उसको गिबली में क्या कर रहे हो, उसको पेस्ट कर रहे हो। अब गिबली क्या कर रहा है, आपको उसके कार्टून टाइप में फोटो निकाल के बाहर दे रहा है। और किस किस ने ये किया है और किस किस ने ये नहीं किया है अभी तक, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में हाँ या ना का जवाब देके बताएगा। गिबली आर्ट, ध्यान रखना है, गिबली आर्ट के को फाउंडर कौन है? हयाओ मियाजाकी। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये तो भैया आपने सबने किया होगा। गिबली आर्ट के को फाउंडर, गिबली आर्ट के क्या है? को फाउंडर, गिबली आर्ट के को फाउंडर कौन है? हयाओ मियाजाकी, जो कि एक फिल्म निर्देशक है जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है भैया, पुरस्कार से रिलेटेड आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो आएगा, आप बस वेट कीजिएगा, सब चीजें आपको बताई जाएगी। वरुण अभ्यास 2024, वरुण अभ्यास 2024 भारत और फ्रांस के बीच में की स्टार्ट किया गया है, और 2015 से इसका नाम 2015 से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कब से? 2015 से। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास है, यह नौसैनिक अभ्यास था, बिल्कुल सही है। यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास है, बिल्कुल सही है। यह गोवा में आयोजित किया गया था, नहीं भैया ये गोवा में आयोजित नहीं किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के वारंट को नजरअंदाज करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है? मंगोलिया। मंगोलिया ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, राष्ट्रपति जो कि रूसी राष्ट्रपति है, कौन? व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। जबकि आईसीसी आपराधिक जो न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, उसने कहा था मंगोलिया को कि जब व्लादिमीर पुतिन आपके देश में आए तो उसको झड़प लेना, उसको पकड़ लेना और बांध लेना, हम उसको ले जाएंगे। कितने बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, कितनी बड़ी जो इकोनॉमिक है, उसके राष्ट्रपति को
क्या करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। मंगोलिया जैसे छोटे से देश को आईसीसी क्या बोल रहा है कि इसको आप पकड़ लीजिए। एक बम का नहीं है मंगोलिया। अगर राष्ट्रपति को पकड़ लिया जाता वहां पे तो राष्ट्रपति जी से जैसे ही हवा में उड़ते नीचे से मंगोलिया खत्म। ठीक है, तो मंगोलिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी जो अर्थव्यवस्था के मालिक हैं उसको वो गिरफ्तार कर सके। आगे बढ़ते हैं। एग्रीश्योर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। योजना का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। बिल्कुल 1 और 2 सही है। ये बस क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं, कोई जरूरी नहीं है ऐसे आए। तरंग शक्ति 2024 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास तरंग शक्ति का पहला चरण तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु मतलब दक्षिण भारत में। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। इसका जो अभ्यास था पहला चरण तरंग शक्ति 2024 का, ये दक्षिण भारत में आयोजन किया गया था। दूसरा चरण था वो भारत के राजस्थान के जोधपुर जिले में। कहां पे, जिला भी आपको ध्यान रखना है, जोधपुर जिले में इसका आयोजन किया गया था। और एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास था। बिल्कुल इसमें तीनों सही है। और इसमें टोटल ध्यान रखना है आपको 10 देशों ने, कितने देशों की हवाई सेना ने इसमें भाग लिया था। तरंग शक्ति 2024 में 10 देशों की सेना ने भाग लिया था। पहला चरण आपके दक्षिण भारत में जो कि तमिलनाडु में हुआ था। दूसरा चरण जोधपुर जो कि राजस्थान में है, वहां पे इसका दूसरा चरण का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया है। ब्रुनेई का। कौन सा, ब्रुनेई। और इसकी राजधानी क्या है, बंदर शेरी। कौन सी है भैया, बंदर शेरी। ठीक है, ध्यान रखना है, ब्रुनेई से बंदर शेरी। और ये जो मस्जिद है ये आपसे पूछ सकता है उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा किया है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। उमर अली सैफुद्दीन जो मस्जिद है वो कहां पे देखने को मिलेगी आपको, ब्रुनेई में, जिसकी राजधानी क्या है, बंदर शेरी। ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस खेल की एशिया चैंपियनशिप मरुहाबा कप 2024 में रजत पदक जीता है। तो यह है भैया सर्फिंग, जो कि मालदीव में, कहाँ आयोजित किया गया था इसको, मालदीव। और भारत ने चाइना को हरा कर इसमें क्या जीता था, रजत पदक। कौन सा पदक, रजत पदक भारत ने अपने नाम किया था। मरुहाबा कप 2024 जो कि मालदीव में इसका आयोजन किया गया था और इस सर्फिंग से संबंधित है। और भारत ने इसमें क्या जीता था, भारत ने इसमें रजत पदक, यानी कि इसमें भारत ने चांदी का जो पदक है वो जीता था। ये सितंबर का करंट अफेयर 2 क्लासों में अपन ने इसका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है। और ये जो इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आपके सामने करवाए गए हैं, आप कोई भी एग्जाम अगर लगी हो उठा के देख लेना, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और कॉस्मो अकेडमी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जितना सपोर्ट आप करोगे उतना ही कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राम राम।